नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेनोका 2022 में। इस समय मुझे पढ़ाने का मन नहीं है, बिल्कुल मन नहीं है। तो मैं पढ़ाऊँ कि ना पढ़ाऊँ? नहीं पढ़ाऊँ। और अगर अगले 10 दिन तक पढ़ाने का मन ना करे तो मैं पढ़ाऊँ कि ना पढ़ाऊँ? डिपेंड करता है उसके अलावा कर क्या रहे हैं। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे जो करना है वो तो करूँगा ही मैं। अगले 10 दिन तक अगर मुझे पढ़ाने का मन नहीं करता है तो मैं पढ़ाऊँ कि ना पढ़ाऊँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं पढ़ा ही नहीं पाएंगे। नहीं, मैं पढ़ा पाऊँगा कि नहीं पढ़ा पाऊँगा वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, मत पढ़ाइए। नहीं पढ़ाऊँ। और अगले 30 दिन तक अगर मुझे पढ़ाने का मन नहीं करता है तो मैं पढ़ाऊँ कि ना पढ़ाऊँ? नहीं पढ़ाऊँ। अगर मुझे कभी भी पढ़ाने का मन नहीं करता है अब तो मैं पढ़ाऊँ कि ना पढ़ाऊँ? ना पढ़ाऊँ। क्या आप ये जानना चाहेंगे कि मुझे पढ़ाने का मन क्यों नहीं कर रहा है? और क्या आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेंगे? मैं भी यही चाहूँगा। मैं हम सब के माइंड में यही देखना चाहूँगा कि आखिर हमको लाइफ में आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, बजाय ब्लाइंडली मन की बात मानने के। इसलिए आपका आंसर था तो स्ट्रेट, लेकिन वो कह रहा था कि जो मन की आए वो करिए। आपका आंसर ये नहीं था कि आप मत पढ़ाइए या पढ़ाइए। आपका आंसर ये था कि आपको जो मन कराए वो करिए। जब पढ़ाने का मन करे तो पढ़ाइए, जब नहीं पढ़ाने का मन करे तो मत पढ़ाइए। ये आपका आंसर था, राइट? तो ये सही आंसर है कि गलत आंसर है? क्या हमको वही चीज़ें करनी चाहिए जो हमारा मन कर रहा है? आप तो यही कहते हैं। जैसे उस दिन कोडिंग के लिए मैं पूछ रहा था तो आपने कहा जब तक मन करेगा ही नहीं पढ़ ही नहीं पाओगे। तो वही मुझे भी लगता है कि अगर जो आप समझाना चाह रहे हैं आपका मन ही नहीं है बताने का, पढ़ाने का मन नहीं है, तो अगर मेरा पढ़ाने का मन नहीं है तो मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ? मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्यों? मैं बना रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं लोगों से बातें कर रहा हूँ, मैं पढ़ा भी रहा हूँ। किसी चीज़ का सेटअप दे रहे हैं क्या? मैं शुरू कर रहा हूँ, इस वीडियो को शुरू कर रहा हूँ और मैं जेन्युइनली अपने मन के अंदर में झांक रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ जितना इमोशनली मैं पढ़ाना चाहता था कल रात को और कल दिन में, उतना इमोशन नहीं है आज। इंटेलिजेंस है, मैं पढ़ सकता हूँ, आपको पढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन इमोशन नहीं है। मैं इसको देख रहा हूँ, लेकिन आप में और मुझ में डिफरेंस ये है, मैं इसको देख पा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं और आप इस वीडियो में भी देख पाएंगे जब मैं पढ़ाऊँगा तो इमोशंस नहीं होंगे। ज़ेनोका कहती है सबसेक्शन 2b is that part of the mind which enables us to concentrate, meditate, receive intuitions from on high। हमारे ब्रेन में एक सबसेक्शन 2b है जो हमको एनेबल करती है, वो हमको हेल्प करती है कंसंट्रेट करने में, मेडिटेट करने में और इंट्यूशंस रिसीव करने के लिए। कहाँ से? हाई ऑन। अच्छा। अब अगर मैं इमोशंस को भी ले पाता अपनी टीचिंग में तो मैं इसके लिए शायद कोई एग्जाम्पल ले आता, लेकिन मेरे मन में कोई एग्जाम्पल नहीं आ रहा है। इसलिए मैं अब आगे की थियरी पढ़ता हूँ, सेंटेंस पढ़ता हूँ, उसको ट्रांसलेट करता हूँ, फिर सेंटेंस पढ़ता हूँ, फिर ट्रांसलेट करता हूँ। सेक्शन 2b हमारे ब्रेन का 3 काम के लिए हमको इनेबल करता है। कौन कौन से 3 काम के लिए? कॉन्सेंट्रेट, मेडिटेट और रिसीव इंट्यूशंस। कॉन्सेंट्रेट, मेडिटेट एंड रिसीव इंट्यूशन। क्या ये तीनों ज़रूरी हैं हमारी नॉर्मल लाइफ चलने के लिए? क्या तीनों ज़रूरी हैं? ज़ेनोका कहती है
कि हमारा सेक्शन 1, हमारे माइंड का सेक्शन 1 मतलब हमारा ब्रेन, और सेक्शन 2A जो हमारे कंसंट्रेशन को, हमारे अवेयरनेस को टोन अप कर सकता है और टोन डाउन कर सकता है, वो एकदम अलग है। किससे अलग है? सेक्शन 2B से, 3 से और 4 से। ये दोनों एकदम अलग हैं। ये दोनों इतने अलग हैं कि हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा, एक बहुत वाइड गल्फ है, गैप है। और शायद यही रीज़न है कि एक आदमी को सुपर ह्यूमन बनने के लिए, एनलाइटेंड मास्टर बनने के लिए, एनलाइटेंड बीइंग बनने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए नॉर्मल मन की अगर हम सुनते हैं और करते हैं तो हम पूरी लाइफ एनलाइटेंड नहीं हो पाएंगे और कई लाइफ्स तक एनलाइटेंड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारा नॉर्मल मन जो कुछ भी करता है वो एक छोटे बच्चे की तरह है। छोटे बच्चे को खेल खेलना अच्छा लगता है। छोटा बच्चा तो फिर भी बड़ा हो जाएगा कभी न कभी, वो बायोलॉजिकली डिज़ाइंड है बड़ा होने के लिए। जैसे एक दिन नेचुरली डिज़ाइंड है रात बनने के लिए और फिर रात दिन बनता है, लेकिन ह्यूमन ब्रेन, एक ह्यूमन बीइंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो वो अपने मन की करे और पता नहीं कब तक वो मन की करता रहे और एक सर्कल में घूमता रहे, या वो इस तरह की टीचिंग्स को पढ़ करके कोशिश करे इस वाइड गल्फ के उस पार जाने के लिए। ये वाइड गल्फ किसके बीच में है? एक तरफ है नॉर्मल आदमी और एक तरफ है एनलाइटेंड मास्टर्स या एनलाइटेंड बीइंग। एक तरफ है जिम्मेदार लोग जो केवल अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, पूरे संसार की जिम्मेदारी लेते हैं, और एक तरफ है बाकी सब लोग, चाहे आप कितने भी पढ़ लिख लें बट आप हैं नॉर्मल आदमी। दिस गल्फ रिमेन्स लाइक दिस गल्फ रनिंग लाइक अ रिवर सेपरेटिंग टू द टू सबकॉन्टिनेंट्स इन ज़ेनोगा इज कॉल्ड नो मैंस लैंड। इसको ज़ेनोगा में ये बड़े से गल्फ को, कौन से बड़े से गल्फ को? जो हमारे और एनलाइटेंड लोगों के बीच में है, और ये खाली बाहर लोगों के बीच में नहीं है, ये हमारे ही अपने ब्रेन में सब सेक्शन 2B जो मेडिटेट कर सकता है, कंसंट्रेट कर सकता है और इंट्यूशन रिसीव कर सकता है हाई ऑन से। इसके अलावा सेक्शन 3 उसका क्या काम है? गवर्निंग द रियल्म ऑफ एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, वो मिस्टिकल चीज़ों को गवर्न करता है। और सेक्शन 4 वो क्या है? वी लुक अपॉन एज नियरेस्ट एलाइड टू सोल और आत्मन, जो कि आत्मन के साथ कनेक्टेड है। ये तीनों एकदम अलग हैं और दूसरी तरफ नॉर्मल आदमी है। इन दोनों के बीच में एक बड़ा सा वाइड गल्फ है। ये हमारे ही अपने ब्रेन का गल्फ है। अगर कभी कभी हमको बहुत इंस्पायर्ड महसूस होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है, तो हम इस गल्फ के तरफ जाते हैं, टुवर्ड्स सेक्शन 2B जाते हैं। बट नॉर्मली हम लोग अपने सेक्शन 1 में ही घूमते रहते हैं। और इसको, इस बड़े से गल्फ को, इस बड़े से गैप को ज़ेनोगा में कहा जाता है नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड ज़मीन पे तब कहा जाता है, कॉन्टिनेंट्स पे जहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता, कोई हेल्प नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है। मुझे ये भी लगता है ये इमोशंस जो नहीं है आज की क्लास में, उसका वजह मैं खोजने की कोशिश कर रहा था। नहीं, इसका पूरा वजह मैं हूँ, और कोई वजह नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड इन ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड बिगिंस ऑन द अदर साइड ऑफ नो मैंस लैंड। सच पूछिए तो एक आदमी के ब्रेन में, जिसको आप कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, वो तो इस नो मैंस लैंड के उस तरफ जाकर के ही पॉसिबल हो पाता है। उसके पहले हम लोग सोचते हैं कि हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, चाहे आप पैसे भी कमा लें। जैसे आज ही मेरी भाई साहब से बात हो रही थी,
तो बोले थे मैं बहुत मेहनत करना चाहता हूँ, बहुत अमीर बनना चाहता हूँ। तो मैं उनसे यही पूछ रहा था जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम पैसे भी कमा लेते हैं, हम थोड़ा फेमस भी हो जाते हैं, तब भी कहीं पहुँचते नहीं हैं। बिकॉज़ हमारी मिजरीज़ कुछ टाइम के लिए, केवल कुछ टाइम के लिए, मेरे ख्याल से 10 या 12 साल 15 साल के लिए, अगर आप हेल्दी हैं तो, क्योंकि जैसे आप 50 साल के होंगे उसके बाद से आपकी बॉडी पैसे के साथ बहुत फ्रीडम नहीं दे पाएगी, और धीरे धीरे जिस चीज़ की आदत पड़ चुकी है वो और ज़्यादा बाउंडेशन देगा। एक गरीब आदमी जिन कंडीशंस में रह पाता है, अमीर उसमें नहीं रह पाता। और दो तरह की गरीबी और अमीरी होती है, एक पैसे की और एक मन की। मन से हमको अमीर होना चाहिए और पैसे से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप अमीर हैं कि गरीब हैं। तो लेकिन हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कंसंट्रेशन ऑफ माइंड सीख सकें, वही आपकी और हमारी फ्रीडम का ज़रिया है। जनोगा कहती है ट्रू सेंस में अगर आपको कंसंट्रेशन सीखना है तो वो नो मैंस लैंड के उस पार ही पॉसिबल हो पाएगा। दैट इज़ सब सेक्शन बी ऑफ 2 ऑनवर्ड्स, मतलब सब सेक्शन बी 2B के बाद से। Spiritual discipline means, according to Zenoga, the voluntary yet purposeful development of section 1. मुझे पता नहीं है आपका इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, समय से उठना, समय से खाना पीना, और बहुत सी चीज़ें हैं डिसिप्लिन में। अगर आप जानना चाहेंगे तो, आप इंटरेस्टेड होंगे तो। लेकिन अगर कोई जेन्युइनली इंटरेस्टेड है तो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का मतलब है ज़ेनोगा में वॉलेंट्री येट पर्पसफुल डेवलपमेंट ऑफ सेक्शन 1। अपनी मर्जी से, वॉलेंट्री मतलब अपनी मर्जी से, इनवॉलेंट्री नहीं। इनवॉलेंट्री मतलब जैसे जानवर होते हैं, उनको आप मारते हैं तो जानवर 4 कदम चलते हैं, उसके बाद खड़े हो जाते हैं। वॉलेंट्री मतलब अपनी मर्जी से कोई काम करता है तो उसको बोलते हैं। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन मतलब वॉलेंट्री येट पर्पसफुल डेवलपमेंट। पर्पसफुल डेवलपमेंट मतलब नॉट द डेवलपमेंट दैट वी थिंक इट इज़ डेवलपमेंट। जैसे मैं एक भाई साहब को जानता हूँ, उनके पास पैसे हैं, कपड़े भी बहुत हैं, गाड़ी भी बहुत है, बट आई डोंट थिंक ही इज़ डेवलप्ड। एक बार उन्होंने मुझे अपनी अलमारी दिखाई थी तो करीब 300 शर्ट और 200 पैंटी थी उनके पास, और वो नॉर्मल हम जैसे लोग हैं। तो ये पर्पसफुल डेवलपमेंट नहीं है, उनको लगता होगा, लेकिन ये ज़ेनोगा के हिसाब से पर्पसफुल डेवलपमेंट नहीं है। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन मतलब वॉलेंट्री येट पर्पसफुल डेवलपमेंट किस चीज़ का? सेक्शन 1 का। कल आपने पूछा था सेक्शन 1 को कैसे डेवलप करते हैं, तो उसी के ऊपर हम लोग आ रहे हैं कि स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का मतलब होता है सेक्शन 1 को डेवलप करना। सोच समझ के अपनी मर्जी से, कोई धक्का ना मारे। कोई धक्का मारता है तो हमारा सेक्शन 1 और ज़्यादा विकृत हो जाता है। विकृत मतलब भद्दा, बदसूरत हो जाता है। जिस किसी इंसान को आप देखते होंगे अपनी लाइफ में गलत काम करते हुए, तो उसका इनडिसिप्लिन्ड सेक्शन 1 है। जिसको भी देख करके आपको दुख होता होगा, बेचारा, चाहे दूसरे को चाहे खुद को, कभी कभी खुद को भी देख करके लगता है बेचारा मैं हूँ, क्यों नहीं ऐसा कर पाता वैसा कर पाता। तो क्यों है? बिकॉज ऑफ इनडिसिप्लिन्ड सेक्शन 1। उसके लाइफ में स्पिरिचुअल डिसिप्लिन नहीं है। एंड सेक्शन 2 नीड नो लॉन्गर बी काउंटेड इन इट्स फंक्शन एज दे आर एक्सक्लूसिवली ऑफ फिजियोलॉजिकल नेचर। सेक्शन 2A का ज़ेनोगा कहता है बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है इस समय, क्योंकि उसका प्राइमरी काम होता है फिजियोलॉजिकल बॉडी के फंक्शंस को चलने देना। फिजियोलॉजी मतलब इस बॉडी के अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ जिसको हम जानबूझ के नहीं करते, सारी इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस, खाना पचना, हार्ट बीट चलना और अनगिनत एक्टिविटीज़ है जो हमारे बॉडी में चलते हैं, वो सब का सब कौन रेगुलेट करता है? सेक्शन 2A। सेक्शन 1 है कॉन्शियस माइंड। मैं फिर से यहाँ रिपीट करा दूँ
कि ये सारी की सारी बातचीत ब्रेन के बारे में नहीं हो रही है, माइंड के बारे में हो रही है। अब बहुत से लोगों को दिक्कत हो जाएगी इस बात से, क्योंकि स्पिरिचुअल डिसिप्लिन मतलब कोई ऐसी चीज़ जो एक नॉर्मल आदमी हवाई जहाज़ जैसी चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा है। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसलिए हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं ऐसी बातों में, बट खाली सुनने के लिए, चलने के लिए नहीं। अभी मैं रणवीर इलाहाबादिया नाम का एक चैनल है, उसका मैं पॉडकास्ट देख रहा था। उसमें एक मेजर थे जो माउंटेन्स में थे, उनकी जब सर्विस, मिलिट्री में सर्विस कर रहे थे, वो आए थे इसके साथ पॉडकास्ट में। तो बता रहे थे वहाँ पर येती को देखा, येती के पैरों के निशान देखे। येती मतलब आदि मानव टाइप के बड़े बड़े लोग, और बोलते हैं कैलाश मानसरोवर का जो पर्वत है उसके आसपास मिस्टिकल एनर्जीज़ हैं। और फिर बाद में लास्ट में ये लड़का कहता है कि जब हमारे पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स होंगे तो हम लोग ऐसी चीज़ों के ऊपर रिसर्च करेंगे। ये रिसर्च फिज़िकल वर्ल्ड की रिसर्च नहीं है, ये ज़नोगा के हिसाब से हमारे ही अपने अंदर की रिसर्च है। जहाँ कहीं पर भी कोई पावर नाम की चीज़ है वो पावरलेस है, बिकॉज वो फिज़िकल वर्ल्ड की चीज़ है। ये बॉडी ही अपने आप में इतनी इंटेलिजेंट और पावरफुल चीज़ है कि अगर हम सरप्राइज्ड होना चाहते हैं तो इस बॉडी से ही हो सकते हैं। तो अगर कहीं पर भी कोई चमत्कारी शक्ति है तो हमारे सेक्शन 2A में चमत्कारी शक्ति है। वो पूरी फैक्ट्री चला रही बॉडी के अंदर में। NTPC प्लांट में बिजली बनती है, हमारे बॉडी में बिजली भी बनती है और वो कंट्रोल्ड भी होती है। इसी बॉडी में बिजली चल रही है और टिश्यूज़ को करंट नहीं मार रही है, चल रही है। इसलिए सेक्शन 2A की जिक्र अभी नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते, वो अपने आप चलता रहेगा। हम सेक्शन 1 की बात कर रहे हैं। No man's land to subsection 2B of section 2 and thus to the higher sections, that stage in Zenoga is called as critical certain stage। हाँ, जब हम purposefully और कैसे वॉलेंटरली, इसलिए मैं आप लोगों को कभी कभी चेक करता हूँ आप लोग क्लास में बैठना चाहते हैं कि नहीं बैठना चाहते हैं। मुझे कभी कभी लगता है शायद आप लोग जंगली जानवर से पालतू जानवर बन चुके हों, डोमेस्टिकेटेड एनिमल बन चुके हों। मतलब मैं आपके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आपके माइंड के बारे में बात कर रहा हूँ, अपने माइंड के बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि पता नहीं चलता आप कब जंगल की तरफ चले गए हैं। जब आप अपने माइंड का पर्पसफुल और कॉन्शियस डेवलपमेंट करते हैं तो आप सेक्शन 1 से सेक्शन 2B की तरफ डेवलप होते हैं और उसके आगे डेवलप होते हैं। इस शिफ्ट को जब आप इस नोमैन्स लैंड को क्रॉस करते हैं, इस शिफ्ट को ज़नोगा में कहा जाता है द क्रिटिकल सर्टेन स्टेज। इसी को मुझे लगता है पिछले कई सालों से, कई 100 सालों से लोग गलत तरीके से बोलते रहे हैं। एनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन। ऐसा लगता है जैसे कि कोई आदमी क्रिटिकल सर्टेन स्टेज क्रॉस कर गया तो अब उसके सर पे मुकुट रखना चाहिए। एक बहुत प्यारी कहानी है लियो टॉल्स्टॉय की। एक चर्च के फादरी थे और उनको सुनने में आया कि कहीं गांव में 3 संत आ गए हैं, साधु संत आ गए हैं, और ज़्यादातर लोग अब इनके चर्च में नहीं आते, उस गांव के फादरी के पास जाते हैं, उस गांव के संतों के पास जाते हैं। चलता रहा कुछ दिन, एक दिन तो हद हो गई। एक दिन संडे के मास में एक भी बंदा नहीं आया। जहाँ नॉर्मली 300, 400, 500 लोग आते थे सारे के सारे गांव के, कोई नहीं आया। उसको लगा अब तो टेंशन हो गई, धंधा तो चलेगा नहीं अपना काम धाम नहीं चल रहा है। इन दोनों ने ज़रूर भड़काया होगा लोगों को नहीं आने के लिए। तो उसने अपना सब ड्रेस वेस पहना जो फादरी का ड्रेस होता है, और वहाँ पर उसको एक डंडा मिला था। उसको एक तरह से रिस्पेक्ट के लिए ये डंडा लेकर, सोने का डंडा था वो, उसके ऊपर सोने का ऊपर निशान लगा हुआ था, वो लेकर गया गांव में उन लोगों से मिलने के लिए, देखने के लिए कि देखिए इनके अंदर कितना दम है। लियो टॉल्स्टॉय की कहानी है, बहुत पुरानी। वहाँ पहुँचा तो एक पेड़ के नीचे 3 लोग ऐसे ही गांव के टाइप के बैठे हुए थे। तो उनसे पूछा, भैया तुम जानते हो यहाँ पर कोई साधु संत हैं? बोलते हैं साधु संत कोई नहीं है, हमारे नाम बदनाम कर रखा है इन लोगों ने। हम ही लोग हैं और हम लोग कोई साधु संत नहीं है, अनपढ़ गंवार लोग हैं, यही रहते हैं, जो कुछ भी हमारे मन में आता है बोलते हैं
और ये लोग फालतू में हम लोग को साधु संत बोलते रहते हैं, इसलिए हमको माफ़ कर दीजिए गुरुजी, अगर आपको हमारी वजह से कोई दिक्कत हुई हो। इसको थोड़ा सा जान में जान आई, फादरी को थोड़ा सा अच्छा लगा, चलो कम से कम कोई बड़ा कंपटीशन नहीं है, ये अनपढ़ गंवार टाइप के लोग हैं। समझाया उनको, ठीक है तुम अगली बार कोई भी तुम्हारे पास आए तो उनको चर्च भेज दिया करो। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल भेज देंगे। फिर उसको क्यूरियोसिटी हुई कि तुम लोग प्रार्थना करते हो, तो शर्मा के उसमें से एक बोला कि प्रार्थना क्या करेंगे। पादरी को बोला सर हम लोग अनपढ़ हैं, कुछ आती वाती नहीं हमको प्रार्थना। उसने कुछ तो प्रार्थना करते होगे। उसने कहा कुछ नहीं करते। दूसरा बोलता है बता दे। बोलता नहीं क्या बोलेंगे, बताओ बताओ बताओ। उसको क्यूरियोसिटी हो गई कि बताओ बताओ। उसने कहा हम लोग को कुछ आता जाता नहीं, खाली हम ये प्रार्थना करते हैं क्योंकि क्रिश्चियंस में माना जाता है घोस्ट, होली फादर, ट्रिनिटी माना जाता है। होली ट्रिनिटी 3 लोग हैं, हेवनली फादर, घोस्ट एंड सन। 3 है कि भगवान 3 है मेन लोग। हमारे यहाँ भी मानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोग हैं। तो ये तीनों बोलते हैं भगवान आप भी 3 हम भी 3, हमारी प्रार्थना मान लो। यही बोलते हैं हम। खूब ज़ोर से हंसा है पादरी, ये भी कोई प्रार्थना है? भगवान आप भी 3 हम भी 3, हमारी प्रार्थना मान लो। तो उसको भी शर्म है, दिखा वो हंस रहे हैं, हंस तुम्हें प्रार्थना बता दी। तो पादरी ने बोला कोई बात नहीं, तुम लोग भी चर्च आना, तुमको भी सिखाएंगे हम, तुमको भी प्रार्थना नहीं आती सिखाएंगे। उसने कहा थोड़ा सा तो सिखा के जाइए, इतना दूर से आप आए हैं तो कुछ तो फ़ायदा हो आपके आने का। तो एक बड़ी सी प्रॉपर, जैसे हमारे यहाँ हनुमान चालीसा है, ऐसी उनकी लिखी हुई लंबी सी प्रार्थना थी। तो उसका 3-4 पेज उन्होंने सिखाया। अब बेचारे गांव के लोग, जैसे आया था बेचारा, इसको इंग्लिश के गिनती नहीं आती थी, हिंदी में बोला मैंने, तो उसने फादर ने सिखाया और ये लोग सुन करके भूल गए। बोलते फिर से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार हो गया। उन्होंने कहा चिंता मत करो, इतनी जल्दी नहीं याद हो जाएगा, उसको सीखने में मुझे कई साल लग गए, तुम भी सीख जाओगे। कहा ठीक है, नमस्कार हो गया, वापस चला गया। वापस जाते समय वो नाव पे जा रहा था, नाव से आया था, नदी पार करके आए थे। और जब जैसे वो नाव में बैठे और नदी में जाने लगे नाव, तब तक से भागा पीछे से वो चिल्लाने लगा, अरे रुकिए, एक बार फिर से बता दीजिए वो प्रार्थना, हम भूल गए, मैं इसको याद करना चाहता था। और ये जो उस बंदे को आते हुए देख करके इस फादरी के हाथ से वो डंडा गिर गया। वो नदी के ऊपर ऐसे चल रहा था जैसे वो पत्थर हो पानी के ऊपर। डंडा? वो आदमी जो भागा आया था, वो नदी के ऊपर ऐसे दौड़ रहा था जैसे कि वो पत्थर हो, ज़मीन हो। कहते हैं ये चमत्कार जीसस ने किया था पानी के ऊपर चलने का। उसने डंडा फंडा फेंका, बोला आप मेरे गुरु हैं, मुझे अपनी प्रार्थना आपको नहीं सिखानी, आपकी प्रार्थना मुझे सीखनी है। तो ऐसे मत बोलिए गुरुजी, आप फादरी हैं, आप रिस्पेक्टेड चर्च के गुरु हैं। मैंने कहा ना, इतने सालों से मैं प्रार्थना बोल रहा हूँ, मेरी प्रार्थना कभी सुनी नहीं गई, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। हम लोगों को ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में खेल खेलने का आदत पड़ गया है। हम लोग एनलाइटनमेंट को उपाधि मानते हैं, जबकि एनलाइटनमेंट क्या है? यहाँ से सेक्शन 1 से फिज़िकल वर्ल्ड से फ्रीडम। जब आप यहाँ से उस पार क्रॉस कर जाते हैं तो उसको कहा जाता है क्रिटिकल सर्टेन स्टेज, एक इम्पॉर्टेंट स्टेज। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे एक छोटा बच्चा जवान हो जाता है, एक जवान आदमी बूढ़ा हो जाता है, एक सर्टेन स्टेज है। ऐसे स्पिरिचुअलिटी में एक सर्टेन स्टेज है। बहुत से लोग पूछते हैं, उसी का मैंने आज जवाब दिया। तो दोस्तों, आज के इस इमोशनलेस क्लास में आपने मेरे साथ अपना समय बिताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो को अगर आपका मन ना करे तो भी लाइक कर दीजिएगा, मन ना करे तो भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।